आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 15वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 14 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, सब अच्छे से चल रहा था। नव्या प्रिया के साथ रोज कॉलेज जाती और उसके बाद ड्राइवर उसे सत्यम के पास ऑफिस छोड़ देता, जहाँ नव्या अपने सत्या के साथ टाइम स्पेंड करती। राहुल और शिवी का रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब उनकी शादी में सिर्फ 15 दिन ही बचे थे, इसलिए सब लोग उनकी शादी की तैयारियों में बिजी थे। राहुल और शिवी यह पीरियड खूब एंजॉय कर रहे थे। वैसे भी सगाई से शादी तक के बीच का समय हर लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ही खास होता है। वह दोनों बस दिन गिनते हैं कि कब यह स्पेशल शादी का दिन आए और कब वह दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। आकाश और प्रिया की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही थी। इन दोनों की भी सगाई हो गई थी। अब बस राहुल और शिवी के बाद इनका ही नंबर था। आज प्रिया और नव्या अपनी क्लासेस खत्म कर कैंटीन की तरफ जा रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और प्रिया को देखकर बोली, मिस प्रिया, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर प्रिया बोली, पर क्यों? लड़की, वह मुझे नहीं पता, पर तुम जल्दी जाओ, शायद कुछ ज़रूरी बात हो। प्रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और नव्या को कैंटीन में बैठाकर वह खुद प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली गई। इधर नव्या कैंटीन में बैठकर अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी। तभी उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन रिंग बजी। उसने अपना फ़ोन देखा, जिस पर सत्यम का मैसेज शो हो रहा था। नव्या ने मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, जाना, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, मेरा इंतज़ार करना, आज हम दोनों घूमने चलेंगे। सत्यम का मैसेज पढ़कर नव्या खुश हो गई। तभी किसी ने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया। नव्या ने सामने देखा तो रॉकी और उसके दोस्त योगेश और मंगेश खड़े थे। योगेश के हाथ में नव्या का फ़ोन था। नव्या ने अपना फ़ोन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी योगेश ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। नव्या की हाइट उससे कम होने की वजह से वह अपना फ़ोन उससे नहीं ले पाई। यह देख वह तीनों हंसने लगे। वही प्रिया प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही थी। जब वह केमिस्ट्री लैब के आगे से गुजरी तो अचानक किसी ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। खींचे जाने से प्रिया गिरने ही वाली थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन जब उसने सामने देखा तो दो लड़के खड़े थे। वही उनके साथ ही अनीता भी हाथ बांधे खड़ी थी और प्रिया को देख कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। प्रिया ने खुद को शांत किया और बोली, यह क्या तरीका है मुझे यहाँ ऐसे खींचने का? अनीता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन लड़कों को देखकर बोली, तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है, तो मजे करो। यह बोलकर वह टेढ़ा हंसते हुए प्रिया की तरफ देखकर बाहर चली गई और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर गई। प्रिया ने सामने उन लड़कों को देखा और शांति से बोली, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। प्रिया की बात सुनकर वह दोनों लड़के हंसने लगे और एक प्रिया को गंदे तरीके से ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तुम तो अपनी सलामती की खैर मनाओ, क्योंकि आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपनी गर्दन को अपने हाथ से सहलाया और धीरे से बोली, लगता है आज अपना असली रूप दिखाना ही होगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हाथों में खुजली हो रही है, आज लगता है कुछ कम हो जाएगा। प्रिया यह सब बोल ही रही थी कि तभी एक लड़का आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। वह उसको छूने ही वाला था कि तभी वह हवा की तेजी से जाकर दीवार से लगा और उसका सिर फूट गया और खून बहने लगा। दूसरे लड़के ने हैरान होकर पहले अपने दोस्त को देखा, फिर प्रिया को, जो शांति से खड़ी थी। वह लड़का अभी भी कंफ्यूज था कि उसके दोस्त को क्या हुआ। वह अभी तो इस लड़की के पास खड़ा था और अभी दीवार से लगा नीचे पड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यह था कि जब वह लड़का प्रिया को हाथ लगाने वाला था, उससे पहले ही प्रिया ने इतनी जोर से लात मारी कि वह दूर जाकर सामने की दीवार पर लगा और बेहोश हो गया। वही दूसरे लड़के ने प्रिया की तरफ देखा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दोस्त को मारा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह बोलकर वह प्रिया की तरफ बढ़ा। उसने प्रिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर वह प्रिया को मार पाता उससे पहले ही प्रिया ने उसका हाथ हवा में पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से बिना रुके उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। प्रिया ने उसे तब तक मारा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। उसके बाद प्रिया ने उसे छोड़ा तो वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया। प्रिया उसके पास घुटनों के बल बैठी और उसके बालों को पकड़कर बोली, किसी लड़की को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लड़की को माँ दुर्गा और चंडी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह बोलकर प्रिया ने उसके बालों को झटके से छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था।
प्रिया ने दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। वह इधर उधर देखकर दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगी। प्रिया को नव्या की टेंशन हो रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसे यहाँ धोखे से बुलाया गया है। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज सेंड कर दिया। वही कैंटीन में नव्या अभी भी अपना फ़ोन लेने की कोशिश कर रही थी, पर वह लोग बस हंसे जा रहे थे। तभी रॉकी ने नव्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नव्या सीधा उसके सीने से जा लगी। यह देखकर नव्या ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर रॉकी ने उसे बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। रॉकी ने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में जकड़ा और बोला, तू मुझे पसंद आ गई है और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वह सिर्फ रॉकी की होती है। तो अब जल्दी से मान जा और मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। रॉकी के ऐसे पकड़ने से नव्या को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उस समय उसे अपने सत्या की बहुत याद आ रही थी। तभी रॉकी ने नव्या का चेहरा छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो आज हम दोनों घूम कर आएंगे। पर नव्या उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे रॉकी का छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर रॉकी ने उसकी कलाई बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। तभी किसी ने रॉकी को अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। रॉकी का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों से खून आने लगे। उसकी पकड़ नव्या पर ढीली पड़ गई। जब सब लोगों ने सामने खड़े इंसान को देखा तो सब हैरान रह गए। वही नव्या ने जब सामने वाले इंसान को देखा जिसने रॉकी को मारा था, तो वह भागकर सत्या कहते हुए उसके गले से लग गई। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए। वही जब रॉकी ने सामने देखा तो सत्यम को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए। वही नव्या को उसकी बाहों में देखकर तो उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। रॉकी वही डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि सत्यम अपनी लाल आंखों से नव्या को अपनी बाहों में लिए गुस्से से रॉकी को घूर रहा था। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे वह अपनी नज़रों से ही रॉकी को भस्म कर देगा। तभी सत्यम के कानों में नव्या के सिसकने की आवाज़ पड़ी। उसने रॉकी पर से नजरें हटाई और गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर नव्या को खुद से अलग कर उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ है। नव्या की आंखें लाल थी और चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। उसका चेहरा रॉकी के पकड़ने की वजह से लाल हो गया था। उसके चेहरे और कलाई पर रॉकी की उंगलियों के निशान थे। सत्यम ने जब यह देखा तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने नव्या को अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। सब लोग सत्यम को देखकर डरे हुए थे, क्योंकि हर कोई उसके बारे में जानता था कि वह कितना पावरफुल और ख़तरनाक इंसान है। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी प्रिया भी एक बॉडीगार्ड के साथ वहां आ गई। दरअसल प्रिया ने सत्यम को ही मैसेज कर सब बताया था, जो भी उसके साथ हुआ, और यह भी बताया था कि नव्या कैंटीन में अकेली है। सत्यम जो कॉलेज के बाहर पहुंचा ही था, उसने अपने बॉडीगार्ड को प्रिया के पास भेजा उसकी मदद के लिए, और खुद कैंटीन की तरफ आ गया जहां उसकी जाना थी। तभी कॉलेज का प्रिंसिपल भी भागते हुए वहां आया। उसने जब सत्यम को इतने गुस्से में देखा तो डर गया। तभी उसने सत्यम की बाहों में खड़ी रोती हुई नव्या को और सत्यम के सामने खड़े रॉकी को देखा, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। सत्यम को रॉकी को गुस्से में घूरना प्रिंसिपल सर को बता गया कि रॉकी ने हमेशा की तरह किसी को परेशान किया है, पर इस बार शायद रॉकी ने गलत इंसान को परेशान कर दिया था। तभी सबके कानों में सत्यम की खतरनाक और गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, यह लड़का और इसके साथी मुझे आज के बाद इस कॉलेज में नहीं दिखना चाहिए। सब उसकी आवाज़ सुनकर डर गए। प्रिंसिपल सर ने भी डरकर हाँ में गर्दन हिलाई। तभी रॉकी सत्यम की तरफ देखकर बोला, आप होते कौन हैं? मुझे इस कॉलेज से निकालने वाले? होंगे आप बहुत पावरफुल इंसान, पर मेरे पापा इस कॉलेज के डीन हैं। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर और राहुल, जो सत्यम के साथ ही आया था, उन्होंने अफसोस से अपना सिर हिला दिया। राहुल ने रॉकी की तरफ देखा और धीरे से बोला, आज इसे कोई नहीं बचा सकता। पहले डेविल की प्रिंसेस को रुलाया, अब डेविल के सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत की है इसने। आज पक्का यह डेविल इसे नर्क का दर्शन करवाएगा। राहुल यह सब बोल ही रहा था जब उसके कानों में सत्यम की खतरनाक आवाज पड़ी। राहुल राहुल सत्यम की आवाज़ सुनकर होश में आया और जल्दी से बोला, जी बॉस। सत्यम, तुम्हारे पास 1 घंटा है। मुझे यह कॉलेज मेरी जाना के नाम चाहिए, और तब तक इसे इसकी असली जगह पहुंचाओ। राहुल, ओके बॉस। सत्यम ने नव्या की तरफ देखा, जो उसके गले लगे अभी भी सिसक रही थी। सत्यम ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
नव्या ने भी सत्यम को टाइट पकड़ लिया और उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। सत्यम नव्या को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो सत्यम नव्या को अपनी गोद में लेकर ही पीछे बैठ गया। सत्यम ने ड्राइवर को गाड़ी फार्म हाउस लेने के लिए बोला और खुद नव्या का सिर सहलाने लगा, जो उसके सीने से लगी अभी भी सिसक रही थी। सत्यम को उसे ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी वह कुछ कहना नहीं चाहता था। सत्यम उस समय बहुत गुस्से में था। वह बस अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने आंखें बंद की और नव्या को बाहों में भर बस उसके सर को सहलाता रहा। कुछ समय बाद सत्यम ने महसूस किया कि नव्या चुप कर गई है। उसके रोने की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। सत्यम ने देखा तो उसकी जाना रोते रोते ही सो गई थी। रोने से सूजी हुई आंखें, उतरा हुआ चेहरा, जिस पर रॉकी के पकड़ने से उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। नव्या को ऐसे देखकर सत्यम को अपने दिल में एक टीस सी उठी। जिस लड़की को वो अपनी पलकों पर बैठाकर रखता है, उसके साथ किसी ने ऐसा सलूक किया। सत्यम से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सत्यम ने धीरे से नव्या के गाल को अपनी उंगलियों से छुआ तो नींद में ही नव्या की सिसकी निकल गई। सत्यम ने धीरे से नव्या के गालों को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद वह लोग सत्यम के फार्म हाउस पहुंचे। सत्यम ने नव्या को गोद में उठाया और लेकर अंदर अपने रूम में चला गया। उसने नव्या को धीरे से बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर खुद कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सत्यम जब शावर लेकर बाहर आया तो नव्या को सोते देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि नव्या सोते हुए बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। सत्यम ने अलमारी से अपनी एक शर्ट ली और एक गीले टॉवेल से नव्या की बॉडी वाइप कर उसे अपनी शर्ट पहना दी और उसके चेहरे और कलाई पर दवाई लगाकर खुद उसके पास उसे बाहों में भरकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ रॉकी और उसके दोस्त उस समय सत्यम के डार्क मेंशन में थे, जहां उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सत्यम का दिया काम पूरा कर राहुल प्रिया के साथ घर पहुंच गया। वहां जब सबको पता चला कि नव्या और प्रिया के साथ क्या हुआ है तो सबको बुरा लगा। प्रिया तो फिर भी खुद को संभाल सकती थी क्योंकि वह समझदार थी, पर नव्या, वह तो मासूम है, उस पर क्या बीत रही होगी, सब यही सोच रहे थे। पर इस बात की तसल्ली थी कि नव्या के साथ उसका सत्य है, वह कैसे भी करके अपनी जाना को संभाल लेगा। सब अपने कमरे में चले गए। वही जब आकाश को उस बारे में पता चला तो जल्दी से राठौर मेंशन आया और प्रिया के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से प्रिया के रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया, पर प्रिया वहाँ नहीं थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और प्रिया बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर आई। उसने अभी अभी शावर लिया था। उसके गीले बालों में से पानी टपक रहा था। कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। आकाश ने जब प्रिया को देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया, जो अपने बाल सुखाने में मग्न थी, उसने तो आकाश को देखा भी नहीं था। वह ऐसे अचानक गले लगाने से हड़बड़ा गई, पर आकाश की आवाज़ सुनकर वह शांत हो गई, जो उससे पूछ रहा था, तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं? प्रिया ने जब आकाश की बात सुनी तो उसकी तरफ देखकर बोली, आपको लगता है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ जो उन दोनों लड़के से हार मान जाऊंगी? आप शायद भूल रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग सत्यम सर के अंदर हुई है। मैं उन जैसे 5-5 लड़कों को एक साथ पीट सकती हूँ। प्रिया की बात सुनकर आकाश ने उसके माथे को चूमा और उसका गाल सहलाकर मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ मेरी लेडी भीम, बस जब सुना तो थोड़ा घबरा गया था। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आकाश की आंखों में देखती रही। तभी आकाश की नज़र प्रिया के बाथरोब पर गई और उसे ऐसे देखकर आकाश को बहुत अजीब से एहसास हो रहे थे, जिन्हें वह समझ तो पा रहा था पर अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। तभी प्रिया को भी अपनी हालत का एहसास हुआ कि वह अभी बाथरोब पहने हुए ही आकाश की बाहों में खड़ी है। यह सोचकर उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी नज़र झुका ली। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आकाश ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया। आकाश ने उसे खुद के और करीब किया और झुककर उसके कान में बोला, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद तो मैं यह बाथरोब भी हम दोनों के बीच नहीं रहने दूंगा। तब क्या करोगी? उसकी बात सुनकर और उसकी करीबी से प्रिया की सांसें तेज हो गई। दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा था जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल आकाश का भी था। आकाश ने उसके माथे को चूमा और बोला, रिलैक्स, शांत हो जाओ, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। अब जाओ, कपड़े पहन लो। प्रिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। आकाश अभी भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था।
तभी प्रिया आकाश के पास वापस आई और झट से उसके गाल को चूमकर वॉशरूम में भाग गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आकाश को कुछ पता ही नहीं चला। वह हैरान सा वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था, पर फिर मुस्कुराकर अपनी गाल को अपनी उंगलियों से छू लिया। उसे अभी भी प्रिया के होठों का एहसास अपने गाल पर हो रहा था। आकाश मुस्कुराकर रूम से बाहर चला गया। सत्यम नव्या को बाहों में भरा लेटा हुआ था और उसके बालों को सहला रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी उसे अपने सीने पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने देखा तो उसकी जाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। नव्या की नींद खुल गई थी और उसे फिर वही सब याद आ रहा था, जिससे उसे फिर से रोना आ गया। सत्यम ने जब उसे देखा तो घबरा गया। उसने बेड पर बैठकर नव्या को अपनी गोद में बैठाया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? आप क्यों रो रही हो? आपको दर्द हो रहा है क्या? सत्यम की बात सुनकर नव्या कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने से लग गई। सत्यम के सीने से लगकर नव्या का रोना और बढ़ गया। वह बच्चों की तरह ऊंची आवाज में रो रही थी। सत्यम को अपनी जाना को रोते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी नव्या रोते हुए बोली, सत्या, वह भैया बहुत गंदे हैं। वह उस दिन भी मुझे परेशान कर रहे थे, पर प्रिया दीदी मुझे वहाँ से ले गई। आज भी मैं कैंटीन में प्रिया दीदी का वेट कर रही थी, तभी आपका मैसेज आ गया। मैं वह पढ़ रही थी कि तभी उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत गंदा लग रहा था उनका छूना। यह सब कुछ नव्या रोते हुए अटक अटक कर बोल रही थी। सत्यम ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमकर बोला, कहाँ छुआ था उसने? मुझे बताओ। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने अपने हाथ, अपनी कलाई और चेहरे को छूकर बताया। जहाँ जहाँ रॉकी ने उसे छुआ था उसने सब सत्यम को बताया। नव्या की बात सुनकर सत्यम ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसके पूरे हाथ उसकी कलाई पर चूमने लगा। फिर सत्यम ने नव्या के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। नव्या को अब अच्छा लग रहा था और उसे अब सत्यम से शर्म भी आ रही थी। नव्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सत्यम ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और मुस्कुरा दिया। सत्यम ने उसके होठों को धीरे से चूमा और बोला, अभी गंदा लग रहा है प्रिंसेस? नव्या ने नहीं में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने उसका चेहरा ऊपर करके उसके कॉलर बोन के पास अपने होठ रख दिए। नव्या की पकड़ सत्यम के कंधों पर कस गई। सत्यम को पता था कि यह उसकी जाना का वीक पॉइंट है। यहाँ पर छूते ही नव्या मचल उठती है। फिलहाल सत्यम ने वहीं पर वार किया और नव्या की कॉलर बोन को बेतहासा चूमने लगा। नव्या के मुंह से एक ठंडी सी सिसकी निकली, जिसे सुनकर सत्यम अब खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। उसने नव्या को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन और कॉलर बोन को बेतहासा चूमने लगा। उसके हाथ नव्या के पूरे जिस्म पर रेंग रहे थे, जिन्हें महसूस कर नव्या गहरी सांसें ले रही थी। सत्यम ने उसे किस करते ही अपनी टी शर्ट निकाल दी। सत्यम को देखकर लग रहा था कि वह अब रुकने के मूड में नहीं है। कुछ टाइम बाद दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और दोनों एक ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सत्यम नव्या के जिस्म को हर जगह से चूमकर उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा था। कुछ टाइम तक उस पर अपना प्यार बरसाता रहा। सत्यम उसके चेहरे के पास आया और उसके देखते देखते उसमें समा गया। दर्द की वजह से नव्या के मुंह से आह निकल गई, क्योंकि यह उसका सिर्फ दूसरा टाइम था, पर सत्यम ने अपने प्यार से उसे संभाल लिया। लगभग 2 घंटे बाद दोनों बाथटब में बैठे हुए थे। सत्यम बाथटब के साथ टिक कर बैठा हुआ था। वही उसकी गोद में उसके सीने से लगी उसकी जाना आंखें बंद किए हुए बैठी थी। कुछ समय ऐसे ही बाथटब में बैठे रहने के बाद सत्यम ने नव्या को अच्छे से साफ किया और खुद भी शावर लेकर बाथरोब पहनकर नव्या को बाहों में लिए कमरे में आ गया। नव्या को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थकावट की वजह से वह गहरी नींद में सो रही थी। सत्यम ने नव्या को बेड पर लिटाया और उसे अपनी एक शर्ट पहना दी। फिर खुद भी कपड़े पहनकर नव्या के माथे पर किस करके कमरे से बाहर चला गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ, क्योंकि गणपति पूजा की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।